Hello everyone, good morning to all of you. Hope so all of you are doing well. And today is our lecture 12 of nuclear physics, that is Q value, right? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सभी मॉडल अभी तक कर लिए। तो शेल मॉडल किया, लिक्विड ड्रॉप मॉडल किया, कलेक्टिव मॉडल किया और हमने फर्मी गैस मॉडल भी किया। और उसके सारे जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं वो हमने सोल्यूशन हमने सॉल्व कर लिए, राइट? तो वो आपको रिवाइज करते रहना। तो अभी क्यू वैल्यू के बाद और हम एक टेस्ट रखेंगे। तो उस टेस्ट में जितना भी अभी तक करवाया वो सारा हम यही यूट्यूब इसी चैनल पे हम फिजिक्स कंपटीशन में डिस्कस करेंगे, राइट? तो आगे देखिएगा, हम यहाँ पे क्यू वैल्यू करेंगे। क्यू वैल्यू देखिएगा क्या होगा। क्यू वैल्यू एक्चुअल में जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना हमारी, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में या तो अपनी एनर्जी रिलीज होगी या फिर कुछ अब्जॉर्ब करके हमारी अनदर रिएक्टेंट या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, राइट? तो यहाँ पे देखिए क्यू वैल्यू आपको टू टाइप से मिलेगी। या तो आपकी क्यू वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी या क्यू वैल्यू लेस देन जीरो होगी। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा क्यू वैल्यू की। क्यू वैल्यू की डेफिनेशन लिखिएगा। Q value is energy released or absorbed in a nuclear reaction. Q value is energy released or absorbed, right, in a nuclear reaction, राइट? तो रिलीज और ऑब्जॉर्ब का क्या मतलब है? जब एनर्जी रिलीज होगी मीन्स कुछ यूनिवर्स को दे रही है वो। जब देने वाला, जैसे ऐसे याद रखिएगा, जैसे किसी को कुछ हम देते हैं, ठीक है, तो देने वाला वो बड़ा होगा ना हमारे से, अगर उसके पास कुछ ज्यादा है तभी तो दे रहा। तो इसी से याद रखिएगा कि अगर क्यू वैल्यू हमारी रिलीज कर हो रही है, इट मीन्स मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, इट मीन्स वो यूनिवर्स को कुछ दे रहा। रिलीज तभी हो रही है ना, उसके पास जैसे मास में से एनर्जी कुछ कन्वर्ट हुई, ठीक है, तो हमें यूनिवर्स में एनर्जी मिली, तो एनर्जी कुछ ना कुछ रिलीज हुई तभी यूनिवर्स को कुछ एनर्जी मिली। तो कुछ मिला, इट मीन्स क्यू ग्रेटर देन जीरो होगा इसके लिए, राइट? अगर क्यू ग्रेटर देन जीरो है इट मीन्स क्यू पॉजिटिव होगा हमारा, या फिर क्यू वैल्यू हमारी, हम इसको एक्सोथर्मिक भी बोलेंगे, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। एक्सो मीन्स क्या होता है? बाहर निकलना, ठीक है। यहाँ से याद रखिएगा, रिलीज का क्या मतलब होगा आपका? कुछ दे रहा है यूनिवर्स को, इट मीन्स पॉजिटिव होगी आपकी क्यू वैल्यू, मीन्स क्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। और एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक मीन्स कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है बाहर, ठीक है। एक्सो मीन्स बाहर निकलना कुछ, ठीक है। एब्जॉर्ब का मतलब देखिएगा, एब्जॉर्ब में अगर आपकी एनर्जी कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो रही है तब आपकी क्यू वैल्यू लेस देन जीरो होगी और क्यू वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी और एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी वो हमारी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। जिस रिएक्शन में हमारी एनर्जी रिलीज अब्सॉर्ब हो उसमें, और उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ऑलराइट। उसके बाद देखिएगा, जैसे कि अभी हमने क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मासेस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे और इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। और ये सब कैसे लगेंगी किसी भी रिएक्शन पे, ये क्यू वैल्यूज का फॉर्मूला, और कब लगेगा, इसकी कंडीशंस कौन सी होगी और कब नहीं लगेगा। अगर नहीं ये कंडीशन किसी को फॉलो कर रहा हमारा क्यू वैल्यू, तो इसके लिए हमने कुछ रूल बना रखे हैं, तो वो फॉलो करके हम उस रिएक्शंस को यूज कर सकेंगे, राइट? तो उसके बाद देखिएगा कि मान लीजिए आपके पास कुछ रिएक्शन है, तो रिएक्शन लिखिएगा A प्लस एक्स, कुछ हमारी रिएक्टेंट है, ठीक है, तो हमें क्या मिला Y प्लस बी। इट मीन्स कोई X और Y हम न्यूक्लियाई लेंगे, A और को हम A और B से डिनोट करेंगे, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखिएगा, कोई पार्टिकल आया और उसने किसी न्यूक्लियस पे स्ट्राइक किया, दोनों मिलकर एक हमें वाई न्यूक्लियस नया न्यूक्लियस मिला, तो जिससे बी पार्टिकल हमारा अमिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी मान लीजिए अमिट हुई, तो यहाँ पे देखिएगा, पहले आप लोग इस कंडीशन में ना, आप लोग एनर्जी एनर्जी तो हमारी कंजर्व रहेगी, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाइए आप लोग यहाँ पे, एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होगा, टोटल एनर्जी हमारी इसकी ए पार्टिकल की और टोटल एनर्जी हमारी एक्स की इक्वल टू होगी वाई और बी, मीन्स हमारी एनर्जी कंजर्व रहेगी ऑलवेज, ठीक है। जितनी रिएक्टेंट में थी उसके बाद उतनी ही प्रोडक्ट में मिलेगी, क्योंकि एनर्जी कभी भी हमारी ना ही क्रिएट की जा सकती है और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट?
तो इसके बाद देखिएगा और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है? बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है? तो उसके बाद देखिएगा टोटल एनर्जी हमारी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे डिनोट करेंगे? K से, और रेस्ट मास एनर्जी को mc² से, ठीक है? तो लिखिएगा mac² प्लस Ka, ठीक है? और प्लस mx c² प्लस kx इक्वल्स टू my c² प्लस kb, ओके, और mbc² प्लस kb। काइनेटिक टोटल एनर्जी को हमने काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ x, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंड रेस्ट मास एनर्जी ऑफ y, ठीक है? और काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ b, हमने ये एनर्जी कंजर्वेशन से लिखा। तो यहाँ पे जब आप लोग इसको सभी काइनेटिक एनर्जी हमारे पार्टिकल के एक साइड, जैसे यहाँ पे देखिएगा मास ऑफ a और इंटू c² प्लस mx ऑफ c², हमारे रेस्ट मास एनर्जी को एक साइड रखिए और जो काइनेटिक एनर्जी है उसको एक साइड रखिए। एक्चुअली में हम फाइंड आउट करना क्या चाह रहे हैं, हमने यहाँ पे क्यू वैल्यू की फाइंड आउट करनी है, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी और इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, राइट? तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमने इन टर्म्स ऑफ मास निकालना है तो सभी मासेस एक साइड रखिएगा, सभी मास वाली टर्म्स। तो रेस्ट मास एनर्जी हमने एक साइड रख ली और काइनेटिक एनर्जी हम एक साइड रखेंगे, ठीक है? तभी क्यू वैल्यू लिखेंगे my c² प्लस mbc² इक्वल्स टू ky प्लस kb माइनस ka प्लस kx, राइट? यहाँ पे देखिएगा हमने क्या किया, ये ना पूरी तरह से क्यू वैल्यू है, क्योंकि हमारी एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी पूरी क्यू वैल्यू है, ठीक है? कुछ ना कुछ एनर्जी है इसमें, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा कि ये क्या है, मास m मास ऑफ रिएक्टेंट है ना, ये a और x, और ये कौन सा है, मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे लिखिए मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, राइट? मास ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट में कौन कौन से है हमारे y और b। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि अगर हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन हमारा होता मास ऑफ प्रोडक्ट, इट मीन्स हमारी मास एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है? मतलब कुछ ना कुछ रिलीज हुआ। अगर हमारी एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी, रिएक्टेंट का मास बहुत ज्यादा है, उसके बाद हमारा मास छोटा बड़ा, मान लीजिए कोई बड़ा पार्टिकल है, उसके बाद हमारा यहाँ पे एक छोटा एक पार्टिकल बना, तो ये वाला मास कहाँ गया? इतना इतना जो मास था, ठीक है ना, वो मास कहाँ गया? तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं क्यों वैल्यू किसी एनर्जी में रिलीज होकर बाहर गया। मतलब जैसे E=mc² आइंस्टाइन रिलेशन हमने किया था कि एनर्जी और मास दोनों एक दूसरे में चेंज होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पूरा मास पूरा तो हमें नहीं मिला, थोड़ा मिला मास पहले से, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं पे बाहर निकल गई। तो यहाँ पे देखिएगा अगर आपका मास रिएक्टेंट का ज्यादा था, ठीक है, और प्रोडक्ट का कम था, इट मीन्स हमें कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर मिली होगी, ठीक है? तो इट मीन्स इसके लिए हमारी क्यू वैल्यू अगर रिलीज हुई कुछ ना कुछ एनर्जी, तो रिलीज के लिए क्यू ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है? क्यू पॉजिटिव होगा, इट मीन्स हमारी रिएक्शन कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अगर हमारा मास, यहाँ पे देखिएगा मास ऑफ प्रोडक्ट लेस देन मास ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे, तो मास ऑफ प्रोडक्ट मींस यहाँ पे लिखिए मास ऑफ रिएक्टेंट लेस देन मास ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे। रिएक्टेंट का मास कम है और प्रोडक्ट का मास ज्यादा है, तो ये अपने आप तो हो नहीं सकता कि मास छोटा मास हमारा बड़े मास में बन गया, कुछ ना कुछ हमने एनर्जी दी होगी ना उसको, तभी हमें हमें करना पड़ेगा। तो अपने आप तो मास नहीं बन सकता छोटे से बड़ा, तो एनर्जी यहाँ पे अब्जॉर्ब होगी। तो इसलिए कहीं पे भी अगर आपको क्यू वैल्यू निकालनी होगी इन टर्म्स ऑफ मासेस, तो आपकी ऑलवेज मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट होगी, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट होगा, तभी आपकी वैल्यू क्यू ग्रेटर देन 0 होगी। पहले देखिए कि अगर आप मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट करते हैं, मींस यहाँ पे वैल्यू देखिए कि रिएक्टेंट का बड़ा मास तो पॉजिटिव लिखा, प्रोडक्ट का मास छोटा है तो इसको नेगेटिव लिखा। अगर आप लोग मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट नहीं करते, इसका ऑपोजिट करते हो, तो प्रोडक्ट का मास देखिए बड़ा होगा और रिएक्टेंट का मास छोटा होगा। ऐसे कभी हो सकता है कि खुद ब खुद छोटा मास बड़े मास में कन्वर्ट हो गया बिना एनर्जी दिए? ऐसा नहीं हो सकता ना।
इसलिए यहाँ पे हमने ये कंक्लूड किया कि आपकी क्यू वैल्यू ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मासेस अगर आप लिखोगे तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट होगा इनटू सी स्क्वायर होगा। ये वाला सी स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये इन टर्म्स ऑफ आपका, आपको याद रखना होगा कि इन टर्म्स ऑफ मासेस आपकी क्यू वैल्यू मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर ऑलवेज होगी, राइट। अगर आपको इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है, सेम लॉजिक लगाइएगा, तो वहां पे आपकी क्यू वैल्यू आएगी मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट इनटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी होगी। इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी भी करेंगे हम लोग। तो पहले आप लोग देखिएगा कि मास, अगर आपको इन टर्म्स ऑफ मासेस क्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो आपका छोटा मास से बड़ा मास तो अपने आप खुद ब खुद बन नहीं सकता, इसलिए मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं हो सकता आपका। ऑलराइट, उसके बाद देखिएगा कि क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हमने इसके इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी करिएगा। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इनटू सी स्क्वायर होगा, ठीक है। ये आपको वैल्यूज याद रखनी होगी। अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यू वैल्यू निकालने के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये दोनों फॉर्मूले याद रखने होंगे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी भी आप लोग याद रख लीजिए। ये हम जब निकालेंगे ना, हम बीटा पार्टिकल करेंगे, बीटा डीके और अल्फा डीके करेंगे, वहां पे भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इन टर्म्स ऑफ ये समेशन होगा पूरे जितने भी हमारे रिएक्टेंट होंगे उनके मासेस का सम माइनस जितने भी हमारे प्रोडक्ट होंगे उनका मासेस का सम इनटू सी स्क्वायर, यहाँ पे भी समेशन कर लीजिएगा, राइट। और यहाँ पे देखिएगा कि बाइंडिंग एनर्जी की टर्म में अगर आपको क्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आपका होगा। बिकॉज देखिए, ये ना हम अल्फा और बीटा डी के जैसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हमने आपको उसकी एप्लीकेशन से बताई थी, अल्फा डी के एंड बीटा डी के। तब हमें क्यू वैल्यू का नहीं पता था, तो अभी हमें क्यू वैल्यू के बारे में पता चल गया, तो हम अल्फा डी के और बीटा डी के भी करेंगे, तो वहां पे आपको बाइंडिंग एनर्जी का पता चल जाएगा कि ये कैसे है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको ये तीनों फार्मूले याद रखने हैं। अभी यहाँ जहाँ जहाँ पे भी आप लोग फॉर्मूलाज की लिस्ट बना रहे हो ना, जैसे हमने आर इक्वल्स टू आर नॉट रेज़ टू 1/3 बताया था, और आपको नंबर डेंसिटी, मास डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, बाइंडिंग एनर्जी, पैकिंग फ्रैक्शन और लिक्विड ड्रॉप मॉडल के सभी फार्मूलाज, मास एनर्जी डिफरेंस का फार्मूला बताया था, एसी की वैल्यू, ईसी की वैल्यू बताई। उसके बाद शेल मॉडल आया, शेल मॉडल में स्पिन पैरिटी बताया, और आपको एसपीपी डीएसजी करके आपको सीक्वेंस वाइज नंबर ऑफ न्यूक्लियस फिल करने सिखाए। उसके बाद मैजिक नंबर आपको फाइंड आउट करना सिखाया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक शेल दिया था और एक शेल के दो सब शेल बने थे, और उन दोनों सब शेल के बीच का एनर्जी डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया था। उसके बाद हमने मल्टीपल मूवमेंट किया, मल्टीपल मूवमेंट में हमने क्वाड्रुपल मूवमेंट निकाला, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकाला, उनके फॉर्मूलाज किए, सिंगल होल के लिए निकाला, ठीक है, और सिंगल पार्टिकल के लिए निकाला। उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फाइंड आउट किया, और प्रोटॉन के लिए किया हमने, और न्यूट्रॉन के लिए किया। तो उसके बाद हमने ये हम रिवीजन कर रहे हैं, तो उसके बाद हम न्यूमेरिकल करते जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, शेल मॉडल, मैग्नेटिक मल्टीपल मूवमेंट के बाद हमने शेल मॉडल भी किया। उसके बाद हमारा आया फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी में आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की आपको फाइंड आउट करना सिखाया, जैसे नंबर ऑफ स्टेट्स निकाला था, कि आप लोग फाइंड आउट करिएगा कि कैसे फर्मी एनर्जी एंड फर्मी मोमेंटम आप लोग फाइंड आउट करोगे। तो वहीं पे आप लोग ये फार्मूले लिखिएगा कि क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मासेस लिखोगे तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर होगा, और इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी और इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी आपकी वैल्यूज सेम रहेगी। मींस इनका फार्मूला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, राइट। तो ये आपको फॉर्मूला लिस्ट में आपको लिखना होगा। उसके बाद देखिएगा, अभी आप एक न्यूमेरिकल, एक और बात है, ये फॉर्मूला और यहाँ पे देखिएगा, आगे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा, हमने यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज बताई, ये तो बस ऐसे कर लीजिए, रामबान है हमारे न्यूमेरिकल्स के, ये आपको यहाँ पे सारे रामबान ही बताए जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये देखिएगा कि क्यू वैल्यू के लिए हमारा ऑलवेज, अगर आपको मास ऑफ रिएक्ट, अगर आपको इन टर्म्स ऑफ मासेस क्यू वैल्यू निकालनी है तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर होगा, राइट। और काइनेटिक एनर्जी के लिए ये तो आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको क्या करना होगा, एक सेकंड, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी के लिए पी आर याद रखिएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी से प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, और बाइंडिंग एनर्जी में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट सेम करेंगे। यहाँ पे सी स्क्वायर है, यहाँ पे सी स्क्वायर है, वहां नहीं आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिएगा कि ये ऑलवेज वैलिड होगा। ये ऐसा नहीं है कि हमें चाहे एटॉमिक मास हो चाहे न्यूक्लियर मास हो, ये फॉर्मूला आपको आपका लगेगा ही लगेगा। ये आपका वहीं पे फॉर्मूला अप्लाई होगा इफ एंड ओनली इफ हमारे पास न्यूक्लियर मासेस गिवन हो। न्यूक्लियर मासेस हो तो हमारे ये फॉर्मूला लगेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये न्यूक्लियर मास है? आपको वहां पे कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा एग्जाम में, ठीक है, तो आपको वहां से पता चल जाएगा। तो अगर आपके पास एटॉमिक मासेस है, जैसे आपके चेक करने होंगे, तो आपको चेक करना है कि ये आपका फॉर्मूला वैलिड है या नहीं। तो आपको पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूरे रिएक्शन के। पहले रिएक्शन लिखिएगा, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन लिखिएगा। अगर दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हमारे सेम है तो ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर नहीं सेम है तो हमारा वो इट मीन्स एटॉमिक मासेस में गिवन दे रखा है रिएक्शन, तो एटॉमिक मासेस को हम न्यूक्लियर मास में कन्वर्ट करके फिर वो फॉर्मूला लगाएंगे। इसकी एग्जाम्पल देखिएगा क्या कौन सी होगी। और ये क्यू वैल्यू हमारी, ये इसके लिए कोई कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास, ये ऑलवेज वैलिड है, चाहे न्यूक्लियर मासेस हो चाहे हमारा एटॉमिक मासेस हो। ऑलराइट, उसके बाद देखिएगा कि हमारे यहाँ क्यू की वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में तभी वैलिड होगा इफ एंड ओनली ऑफ हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन बोथ साइड्स। नो नीड टू चेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चेक करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमें पता है, आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको पहले भी बता रखा है हमने कि मान लीजिए कि आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, ए प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस बी, कोई रिएक्शन दे रखी है और उसमें आपका बी कौन सा, मान लीजिए पार्टिकल प्रोटॉन निकल रहा, ठीक है, प्रोटॉन को उसने पी लिख रखा, प्रोटॉन को उसने पी लिख दिया। तो पी क्या है हमारा, प्रोटॉन क्या है हमारा, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है ना, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है प्रोटॉन, ठीक है। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, ये तो हाइड्रोजन एटम हो गया, तो हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होगा हमारा, ठीक है। तो हमारा और हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्व अराउंड इसके कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको लिखना होगा तो यहाँ पे यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप मुझे बताइएगा कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये आप लोग सोचिए, ठीक है। इसमें अगर आपको प्रोटॉन दे रखा है तो इसमें आप लोग हाइड्रोजन का न्यूक्लियस समझकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, ठीक है। ये बताइएगा आप लोग, ये सोचिए, हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देखिएगा, नंबर ऑफ, जैसे मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। अगर हमारा न्यूक्लियर मासेस है तो हम एज इट इज लिख देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमने देखना है कि हमारे दोनों साइड सेम है या नहीं। अगर नहीं सेम है तो हम यहाँ पे ये वाली कन्वर्जन करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लिखिएगा, ये मास यहाँ पे, तो इसकी एग्जाम्पल लिखिएगा कि आप लोग, अगर आपके पास x इक्वल्स टू वाई प्लस अल्फा दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए एक्स जेड है, तो अल्फा डीके होगा तो जेड माइनस टू में कन्वर्ट होगा, ए माइनस फोर में कन्वर्ट होगा, और अल्फा को क्या लिखेंगे हम, हीलियम टू फोर, राइट, हीलियम टू फोर। यहाँ पे आप लिखिएगा, प्रोटॉन लिखिए कितने होंगे, ये प्रोटॉन बताएगा ना जेड, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे जेड माइनस टू, और यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे प्लस ये वाले टू, ठीक है ना, टू से टू कैंसिल हुआ तो जेड इक्वल्स टू जेड हो गया। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे मैच करके दोनों साइड, राइट। तो उसके बाद देखिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिएगा, ए माइनस जेड, ठीक है। उसके बाद इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ए माइनस फोर माइनस जेड प्लस टू, इसमें कितने हैं प्लस टू, ठीक है, फोर माइनस टू प्लस टू हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए टू टू इज फोर, फोर माइनस फोर आपका कितना हुआ जीरो, और ए माइनस जेड यहाँ पे न्यूट्रॉन थे, ए माइनस जेड यहाँ पे न्यूट्रॉन थे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इक्वल हुए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको चेक करने हैं, जितने हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसलिए हमारे जेड जेड माइनस टू प्लस टू करके हमारे ये भी जेड इक्वल टू जेड, हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम हो गए। तो यहाँ पे देखिएगा, इसके इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके दोनों साइड से सेम आ रहे हैं। सो आप यहाँ पे क्यू वैल्यू का फॉर्मूला लगा सकते हो, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिएगा कि आप लोग कैसे लगाओगे ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको मास ऑफ रिएक्टेंट लिखना होगा, तो मास ऑफ एक्स जेड ए, ठीक है, माइनस ऑफ समेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, तो समेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट मीन्स मास ऑफ एक्स ऑफ जेड माइनस टू ए माइनस फोर, ठीक है, और प्लस ऑफ मास ऑफ हीलियम टू फोर, ये आपको गिवन होगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एएमयू गिवन हो चाहे एमईवी में गिवन हो, वो आप अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन आप कर सकते हो, क्योंकि आपको वन एएमयू इंटू सी स्केयर इक्वल्स टू 931.5 एमईवी यूनिट बता रखी है।
और आपको 1 इलेक्ट्रॉन भी हमने बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹ जूल होगा और 1 MeV इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻13 जूल होगा। ऑलराइट, तो ये कंडीशंस आपको बस इसमें मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर कब लगेगा, ये तो हमने आपको कंडीशन बता दी कि इसमें आपको पता चल गया ना कि कैसे यहाँ पे हम ये वाली कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं। अभी सेकंड एग्जांपल देखिएगा कि जहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन लिखिएगा तो राइट XZA और YZ, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे बीटा नेगेटिव रिएक्शन लिखनी है आपको। हाँ, तो बीटा नेगेटिव रिएक्शन लिखिएगा आप लोग बीटा डीके में। बीटा नेगेटिव अगर होगा तो Z हमारा Z प्लस में ही होगा, A का A रहेगा और एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको निकालने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालिए Z × Z+1। यहाँ पे Z प्रोटॉन है, यहाँ पे Z+1 है, यहाँ पे तो कोई प्रोटॉन नहीं है, इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे मैच नहीं किए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितना हुआ A-Z, यहाँ पे कितना हुआ A-Z-1, तो ये भी नहीं मैच हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो Z, ठीक है, और Z+1 ये भी नहीं हमारा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों नहीं हमारे, ना ही हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन निकला, ना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास निकालने के आपको न्यूक्लियर मास निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसको पहले मान लीजिए हमने ये मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट लिखा, तो मास ऑफ रिएक्टेंट लिखिएगा, इसका मास ऑफ रिएक्टेंट लिखिएगा कितना है हमारा। एक ना आप बात याद रखिएगा कि जो हमारा ये इन टर्म्स ऑफ मासेस लिखोगे ना आप लोग, एटॉमिक मासेस उसको कैपिटल में लिखना है, अगर न्यूक्लियर मासेस है तो उसको स्मॉल में लिखना है। तो स्मॉल में लिखिएगा मास ऑफ एक्स, मास ऑफ रिएक्टेंट लिखना है ना, तो हमें रिएक्टेंट तो यही है, और माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट ये तीनों है तो तीनों का सम लिखिएगा, मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ बीटा प्लस मास ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। तो हमें पता है कि मास ऑफ एंटी न्यूट्रिनो हमारा 0 होता है, तो हमने इसको 0 कर दिया, राइट। उसके बाद देखिएगा मास ऑफ बीटा नेगेटिव, ठीक है, इनटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ज़्यादा वो नहीं करना है, इसको बस डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे माइनस माइनस साइन करके इसको ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा, माइनस, और यहाँ पे भी माइनस कर लीजिएगा इनटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारी मास, हमारा यहाँ पे फॉर्मूला वैलिड नहीं था, तो ये न्यूक्लियर मास है, इसको हम इन टर्म्स ऑफ लिखेंगे एटॉमिक मासेस में। तो न्यूक्लियर मास लिखिएगा Mn, न्यूक्लियर मास इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस लिखोगे माइनस ZMe, ठीक है। तो Z हमारा क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट हो गए यहाँ वहां पे लिखिए। Mx कितना आएगा हमारा, मास ऑफ एक्स एटॉमिक मासेस, ठीक है, एटॉमिक मासेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, माइनस Z, कितने हमारे प्रोटॉन है Z इंटू MA, राइट। ये एक हो गया हमारा MX की वैल्यू, और उसके बाद MY की वैल्यू लिखिएगा, तो उसमें मास ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ Y माइनस इसमें कितने हैं हमारे Z की वैल्यू कितनी है Z+1 माइनस ऑफ Z+1 इंटू ME, राइट। तो माइनस मास ऑफ बीटा माइनस मास ऑफ ई लिख लीजिएगा आप लोग इंटू सी स्क्वायर। इसको नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आया और यहाँ पे पॉजिटिव आया, और इसको ओपन करिएगा, ठीक है, और इसको ब्रैकेट को भी ओपन करिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि ZME लिखिएगा, और उसके बाद और प्लस ME लिखिएगा, और ये ME और वो वाला ME हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे ZME बचा ओनली, ठीक है, ZME बचा हमारा, ठीक है। तो ये वाला ZME और ये वाला ZME ये भी कैंसिल हो गए, ये दोनों, ठीक है, ये वाला ZME और ये वाला ZME कैंसिल हो गए हमारे, ठीक है। बचा हमारा MX माइनस MY, ठीक है, इनटू सी स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू होगी, ठीक है, क्यू वैल्यू ऑफ बीटा नेगेटिव। तो ये आपको याद भी रखनी है, हम आगे भी फाइंड आउट करके करवाएंगे कि कैसे बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव की आपको
अब क्यू वैल्यू याद रखनी होगी। तो यहाँ पे देखिएगा अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने आपको क्यू वैल्यूज़ की डेफिनेशन बताई, क्यू वैल्यू से एनर्जी रिलीज़ होगी या अब्ज़ॉर्ब होगी तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो सब आपको देखना है, ठीक है? उसके बाद क्यू वैल्यू के बाद हमने मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर बताया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करवाया, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करवाया। आपको बताया कि हमारा जो मासेस वाला क्यू वैल्यू के वाला फार्मूला वो वैलिड तभी होगा हमारा अगर हमारे न्यूक्लियर मासेस में गिवन हो सारे मासेस। इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे सभी इक्वल हो। अगर नहीं इक्वल है तो हम इसको एटॉमिक मासेस में कन्वर्ट करेंगे और जैसे भी करके, जैसे हमने बताया था कि ये कैसे निकल देखा जब हमने प्रीवियस में किया था कि एक एटम है, एटम के क्या अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, उसके अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहा होगा, जेडमी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे और उनको बाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ हमने इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रखी है। तो पर वो बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। सो इसका हमारा मास ऑफ एटम इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस जेडमी। ये पूरे एटम का मास है, जितना मास ऑफ न्यूक्लियस है प्लस जेडमी दोनों का सम होगा। और जब आप लोग न्यूक्लियस का निकालोगे मास तो उसको एटम से जेडमी माइनस करके आप लोग यहाँ पे वैल्यू आपको निकाल के दिखा दी कि कैसे करना है। ये हो गया, आपको निकालना आना चाहिए मासेस, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा मासेस वाला, ठीक है? अभी आगे देखिएगा, अभी हमें काइनेटिक एनर्जी वाला करना है। तो काइनेटिक एनर्जी में देखिएगा कि कैसे आप लोग करोगे। काइनेटिक एनर्जी में तो हमने यही बता दिया कि ऑलवेज वैलिड है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसके लिए कोई भी कंडीशन अलाउड नहीं है, चाहे हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन बराबर हो चाहे ना हो, ये तो ऑलवेज वैलिड है। तो ये भी हो गया हमारा, ठीक है? ये तो ऑलवेज वैलिड होगा। पर इसकी कंडीशन से देखिए हमारा बचा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के लिए आपको बोला था कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट अब आपका क्यू वैल्यू देगा। और बाइंडिंग एनर्जी आपकी पार्टिकल की जीरो बता रखी है, जितने भी हमारे न्यूक्लियस है सभी की आपकी बाइंडिंग एनर्जी होगी, पर पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी ऑलवेज जीरो होगी। पार्टिकल कौन कौन से होंगे, लाइक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, ठीक है, ये सब हमारे, और पॉजिट्रॉन, ये सब हमारे पार्टिकल है और इनके लिए हमारी बाइंडिंग एनर्जी ऑलवेज जीरो होगी। पर अगर हमें मान लीजिए अल्फा पार्टिकल दे दिया, अल्फा पार्टिकल नाम है इसका, पर है तो ये अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस ना, हीलियम को ही बोलते हैं ना अल्फा पार्टिकल। तो 2 4 इसकी बाइंडिंग एनर्जी कहीं पार्टिकल समझ के जीरो मत करिएगा, क्योंकि ये हीलियम का न्यूक्लियस है, ठीक है? हीलियम न्यूक्लियस है ना ये अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस को ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, है तो न्यूक्लियस ना, तो ये पार्टिकल समझ के इसकी बाइंडिंग एनर्जी जीरो मत करिएगा, क्योंकि ये हीलियम का न्यूक्लियस, सो इसका बाइंडिंग एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, राइट? तो ये आपको बात ध्यान में रखनी होगी। अभी देखिएगा कि बाइंडिंग एनर्जी में आपको फॉर्मूले कैसे लगेंगे कि अगर आपके यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है तो आपका ये फॉर्मूला वैलिड है, अगर आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है? तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू चेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द केसेस ऑफ फाइंडिंग द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्यू वैल्यू, राइट? इन टर्म्स ऑफ क्यू वैल्यू, ठीक है? उसके बाद देखिएगा कि बाइंडिंग एनर्जी ये आप लोग कंडीशन देख लीजिएगा कैसे, जैसे कि हमने ये बताया था ना एक्स जेड ए हीलियम का निकाला था, वाई जेड -2 a -4 अल्फा डिके किया था और प्लस हीलियम 2 4। इसमें तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारे बराबर आए थे, तो वहाँ यहाँ पे तो ये वैलिड है क्यू वैल्यू हमारी। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई जेड -2 a -4 और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 2 4, ठीक है? और माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स जेड ए, ठीक है? ये वैल्यू आपकी निकलेगी, बाइंडिंग एनर्जी बताएगी। अगर आपका इसमें तो क्योंकि ये क्यों फॉर्मूला लग गया, क्योंकि इसमें आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ऑलरेडी। अगर किसी रिएक्शन में आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गई तो आपको पहले बाइंडिंग एनर्जी ऐसे ही फॉर्मूला नहीं लगेगा, उसको फिर से कन्वर्ट करना होगा। जैसे हमने न्यूक्लियर मासेस को आपको एटॉमिक मासेस में कन्वर्ट किया था, फिर जो वैल्यू आई थी फिर वो आपकी वैल्यू क्यू वैल्यू की थी। अभी यहाँ पे आपको एक्चुअल में क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं बन रहे, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हमने जैसे बता रखा है कि बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मासेस बता रखा है कि जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा कि कैसे हम न्यूक्लियस को ये हम आगे करेंगे, ये आपको क्यू वैल्यू वैसे बीटा बाइंडिंग एनर्जी की हम
अल्फा डीके या बीटा डीके में निकाल कर दिखाएंगे। बस आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी होगी कि बाइंडिंग एनर्जी को, ठीक है, mn यहाँ पे क्योंकि मासेस है ना, तो mn की वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी निकालनी होगी। तो उसमें वैल्यू पुट करके जितना भी आया वो आपका मेन फॉर्मूला बनेगा बाइंडिंग एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ क्यू वैल्यू। ठीक है, ये हम करेंगे बीटा डीके में। एक रिएक्शन लिख लीजिएगा, कहाँ पे ये वैल्यू नहीं है, मान लीजिए बीटा डीके ही लिख लीजिए और बीटा नेगेटिव लिखिएगा। तो बीटा नेगेटिव में क्या होगा आपका Z+1 A और बीटा नेगेटिव माइनस प्लस ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे देखिएगा प्रोटॉन कितने हैं Z और यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं Z+1, तो इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा A माइनस जेड, और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा A माइनस जेड माइनस वन, तो यहाँ पे भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करके फिर वो वाले हमने वैल्यू में पुट करनी होगी बाइंडिंग एनर्जी की। ठीक है, तो ठीक है ना, वो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी है ना, तो उस बाइंडिंग एनर्जी में वैल्यू पुट करनी होगी। कोई भी पार्टिकल दे रखा होगा, न्यूक्लियस दे रखा होगा, तो न्यूक्लियस का जेड भी पता होगा, तो उसका मास भी पता होगा प्रोटॉन का। ठीक है, ए माइनस जेड हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकल आएंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन पुट कर देंगे, और मास ऑफ न्यूक्लियस हमें दे रखा होगा। अगर नहीं दे रखा होगा तो हमें खुद से उसका मास नंबर ही वैल्यू पुट कर देंगे उसकी, क्योंकि हमने बताया था कि एटॉमिक मास और मास नंबर अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं इन टर्म्स ऑफ एएमयू। ऑलराइट, चलिए ठीक है, अभी तक हमने आपको बाइंडिंग एनर्जी के सारा कुछ बता दिया, क्यू वैल्यूज का तीनों फॉर्मूले बता दिए, और कब वैलिड होंगे कब नहीं वैलिड होंगे ये भी हमने बता दिया आपको। अभी क्वेश्चन लिखिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा, आपको ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ गिवन था ऐसे करके। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ ऐसे करके उसने दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज 2 4 6 8 करके वैल्यूज गिवन थी। ठीक है, और यहाँ पे आपको इधर तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन था, और यहाँ पे आपको ये आपका ना मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी, तो इसमें इधर था आपके मास नंबर मासेस। ठीक है, तो उसने पूछ रखा था कि आपका कोई न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 180 है। ठीक है, एक्स जेड कोई आपका न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 180 है, 180 यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, 180 उसको दो इक्वल फ्रेगमेंट्स में तोड़ा गया, टू इक्वल फ्रेगमेंट्स में तोड़ा गया। तो टू इक्वल फ्रेगमेंट्स में कैसे तोड़ोगे आप लोग, मान लीजिए कोई हमारा पार्टिकल है बी और सी में, ये टूट गया। ठीक है, कोई ए पार्टिकल है बी और सी में टूट गया, चाहे वाई और जेड में लिख लीजिए। ये जेड हमारा अटोमिक नंबर है ना हमारा ये, तो हम इससे कंफ्यूजन क्रिएट ना करें तो हम यहाँ पे आर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टू इक्वल फ्रेगमेंट्स में टूटा, इट मीन्स उसका अटोमिक, उसका जो मास नंबर है वो हाफ हो जाएगा, मतलब 180 का हाफ कितना हुआ 90 और 90। ठीक है, अभी उसने बोला कि ऑल, अभी देखिए उसने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बजाय हमें क्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी बताई है कि यहाँ पे कुछ क्यू वैल्यू रिलीज होगी, तो वो क्यू वैल्यू बताइए कि कौन सी होगी। ठीक है, तो पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी कंडीशन होल्ड कर रही है या फिर नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि आपके नंबर ऑफ जैसे 90 + 90 मास नंबर हमारे, ये पूरा क्या बताएगा हमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स बताएगा ना। तो यहाँ पे 90 + 90 = 180 हो गया, तो यहाँ पे कंडीशंस होल्ड करेंगी। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी लिखिएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट पी आर करके लिखेंगे ना, प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो रिएक्टेंट और यहाँ पे प्रोडक्ट, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लिखिएगा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना हुआ आपका, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आपका हुआ y, और प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ r माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितना हुआ x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपकी क्यू वैल्यू बताएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करिएगा, और पर ए से मल्टीप्लाई करिएगा, ए से डिवाइड, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है हमें, तो इसको डिवाइड, अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है ना, देखिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई निकालना है आपको, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वाई, ठीक है, इनटू वाई इनटू मास नंबर ऑफ वाई। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियन ऑफ वाई, वाई की बाइंडिंग एनर्जी वाई कितना है हमारा 90 है, तो 90 के अप्रोक्सीमेटली उसने यहाँ पे देखिए ऐसे दे रखा था 40 80 120 160 करके। ठीक है, तो 90 के अप्रोक्सीमेटली हमारी वैल्यू थी 6, 90 के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हमारा यहाँ पे 2 3 4 5 6
यहाँ पे 90 बनता था, तो 90 के अप्रॉक्सीमेटली आपकी बाइंडिंग एनर्जी थी 6। तो यहाँ पे देखिएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है आपकी 6, ठीक है, इनटू किसके लिए, मास नंबर ऑफ 90, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी ऑफ वाई, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई आपकी होगी 550। तो बाइंडिंग एनर्जी आपकी 550 होगी। सिमिलरली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आर देखिए, आर के कॉरेस्पॉन्डिंग है 90 हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनटू मास ऑफ आर, तो मास ऑफ आर भी हमारा 90 है, तो 90 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमारी एनर्जी 90 होगी। तो ये कितना हुआ, सिमिलर 1 450 550 होगा, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स निकालिएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स करिएगा, कैसे करोगे, एक्स कितना है हमारा 180, तो 180 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए आपकी एनर्जी कितनी आएगी, 180 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी एनर्जी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, 2 3 और 4, ठीक है। 180 यहाँ पे था, ठीक है, तो 180 यहाँ पे था और यहाँ पे आपका 4 था, ठीक है। तो 180 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंटू 180, ठीक है, तो इसकी थी 4 इंटू 180, तो ये कितना हुआ आपका 360। तो इसको अब लोग जब सॉल्व करोगे तो ये आपका 360 MeV आया, ठीक है। तो ये आया हमारा पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, प्लस 360 MeV आया, इसका मतलब हमारा क्यू पॉजिटिव आया, मीन्स एनर्जी हमारी रिलीज हो गई, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। सिमिलर क्वेश्चन एक और लिखिए, ये आपका ना क्वेश्चन अभी टीफर में पूछ रखा है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, खुद से ही करिएगा, ठीक है। ऐसे ही मतलब उसने ग्राफ दे रखा था, जैसे बाइंडिंग एनर्जी का हमने ये किया था ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, यहाँ पे ए था और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारी कर्व थी, ठीक है। उसने बोल रखा था कि कोई हमारे यहाँ न्यूक्लियस है 240 का, वो इक्वल फ्रेगमेंट्स में टूटा, तो इक्वल फ्रेगमेंट्स में कैसे टूटा, मान लीजिए उसका मास नंबर 120 करके टूटा ना, हाफ हाफ में टूटेगा, a/2 करके, मीन्स 120 प्लस 120 कितना होगा, 240 का हाफ करिए तो 120 होगा, 240 का हाफ करिए तो 120 होगा, दोनों 120 में दो पार्टिकल हमारे टूट गए, हमें दो नए न्यूक्लियस मिल गए, ये 240 वाला हमारा न्यूक्लियस टूटकर बी और सी दो न्यूक्लियस मिले, ठीक है। और अभी देखिए 120 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन दे रखी है, बस वही वैल्यू आपको पुट करनी होगी। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपका वैलिड है ना, क्योंकि एक और बात है कि जैसे आपको जहाँ पे भी आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये न्यूक्लियस गिवन है, ठीक है, तो ऑलवेज वैलिड है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है कि आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल है या नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे कि लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि हमारा हमारा था ये 90 में कन्वर्ट हुआ था ना, 90 R90 था और एक न्यूक्लियस आपको दे रखा था 180 वाला, उसने बोल रखा था कि x 180 न्यूक्लियाई है जो हमारे टू इक्वल फ्रेगमेंट्स न्यूक्लियाई में टूटा, तो उसने बोल रखा ना कि न्यूक्लियाई में टूटा, सो हमने वहां पे चेक नहीं किया था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, तो ऑलवेज वैलिड था। तो हम यहाँ पे भी बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखिएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करिएगा, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाइए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा आपका, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी न्यूक्लियाई माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहाँ पे बी, यहाँ पे आपको कर्व देखनी आनी चाहिए, 120 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको दे रखी थी, यहाँ पे मान लीजिए 120 है और यहाँ पे मान लीजिए आपका 240 मास नंबर है, तो 120 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी एनर्जी गिवन थी, ठीक है, 8.5, ठीक है, और उसके बाद 240 के कॉरेस्पॉन्डिंग थी आपकी एनर्जी 7.5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी लिखनी है, बी हमारा क्या है 120, 120 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है 8.5, तो 8.5 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंटू 120 के कॉरेस्पॉन्डिंग, सिमिलरली 8.5 इंटू 120 के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए लिखना है, तो 240 इंटू 7.5, ठीक है। तो ये आपका बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा आंसर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 240 MeV होगा। ये आपका टीफर में पूछ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे देखिएगा एक और क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, ये ना गेट में पूछ रखा था क्वेश्चन, स्टेटमेंट लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका गेट 2015 का क्वेश्चन था,
यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियस दे रखा था 63 152 करके, और ये वाला भी पार्टिकल था, ठीक है ना, क्योंकि न्यूट्रॉन आपका एक पार्टिकल है ना, तो उसमें एक न्यूक्लियस और बना आपका SM62 152 करके, ठीक है, और उसमें एक पार्टिकल रिलीज हुआ। तो यहाँ पे ऑल न्यूक्लियाई तो है नहीं, तो हमारा हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है या नहीं दोनों साइड्स पे। अगर इक्वल है तो हम यहाँ पे क्यू वैल्यू निकालनी है ना, तो क्यू वैल्यू के लिए हम इन टर्म्स ऑफ आपको सारे मासेस गिवन थे इस क्वेश्चन में, मासेस आपको गिवन थे सारे, ठीक है ना, गिवन थे सारे इस क्वेश्चन में आपको। तो यहाँ पे देखिएगा कि पहले आप लोग इन टर्म्स ऑफ मासेस क्यू वैल्यू आपको बताई थी कि समेशन मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा या नहीं होगा, पहले ये चेक करिएगा, क्योंकि यहाँ पे और न्यूक्लियाई नहीं दे रखे। अगर ऑल न्यूक्लियाई होते तो बिना चेक करे हम ये फॉर्मूला लगा देते, तो इसलिए हमें यहाँ पे चेक करना होगा। तो पहले प्रोटॉन लिखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 63 होगा, यहाँ पे तो है नहीं कुछ प्रोटॉन, तो यहाँ पे 62 होगा और यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा, तो 63 इक्वल्स टू 63 हमारा प्रोटॉन इक्वल हो गए, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखेगा 153 152 माइनस 63, ठीक है, और एक न्यूट्रॉन ये है, और उसके बाद देखिएगा 152 माइनस 62, तो ये भी इक्वल हो गए हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि 153 को माइनस 152 माइनस 62 152 माइनस 62 इक्वल हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिएगा, हमें यहाँ पे ध्यान दिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आपको लेक्चर में बोला था कि अगर यहाँ पे प्रोटॉन है तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइएगा कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 63, यहाँ पे तो कुछ भी नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं है, न्यूट्रॉन है यहाँ पे, तो जीरो आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा कितने प्रोटॉन होंगे 62, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन हो गए उतने ही इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो यहाँ पे 62 हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा आपको एक प्रोटॉन दे रखा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा। तो प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। एक हाइड्रोजन एटम होगा ना, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन ये तो होता है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन उसके बाहर रिवॉल्व करता है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोटॉन का मतलब है कि एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, तो हमें पता है कि एक हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन का मतलब ही हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हाइड्रोजन के एटम में प्रेजेंट होगा ना, तो हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करता है, एक प्रोटॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, ठीक है। ये आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। आपके यहाँ पे वैल्यू देखिए 63 इक्वल आ गई हमारी। तो यहाँ पे आप लोग वैल्यूज आप लोग पुट करिएगा कि क्यू वैल्यू इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आर कितना हुआ, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हुआ, मास ऑफ EU, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट करिएगा, मास ऑफ SM माइनस मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इनटू सी स्क्वायर करके। तो यहाँ पे देखिएगा आपको सारी वैल्यूज ना इन टर्म्स ऑफ AMU दे रखी थी, तो वैल्यूज पुट कर लीजिएगा कौन कौन सी वैल्यू थी। मास ऑफ EU आपको गिवन है, मास ऑफ EU आपको गिवन है 151.9217 करके, और मास ऑफ न्यूट्रॉन था आपका गिवन 1.008 1.00865 आपको बोला था कि अगर 1.0078 है, 7 के बाद 8 है, तो आपकी वैल्यू मास ऑफ प्रोटॉन की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ SM दे रखा था 151.9197, और मास ऑफ प्रोटॉन आपको दे रखा था 1.0078 इंटू EMU, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सारे आपको EMU में गिवन थे, और साथ में सी स्क्वायर तो है ही। तो हमने आपको कन्वर्जन बताई थी कि 1 AMU इंटू सी स्क्वायर इक्वल्स टू 931.5 MEV होगा। अगर उसने MEV में क्यू वैल्यू पूछी होती तो यहाँ पे 931.5 मल्टीप्लाई करते, पर उसमें एग्जामिनर ने क्वेश्चन में सिर्फ EMU की टर्म में पूछा था, तो हम यहाँ पे EMU की टर्म में तो यहाँ पे सी को हम 1 ले लेंगे इन टर्म्स ऑफ, जैसे हमने हम जैसे एच कट को 1 लेते थे ना, तो ये वहां पे भी हम C इक्वल टू 1 लेंगे। ये आपकी ना जैसी यूनिट्स होती है CGS होती है, ठीक है, और हमारी MKS यूनिट्स होती है, और ये भी यूनिट्स होती है, तो इन यूनिट्स पे हम एच कट और C की वैल्यू हम 1 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 लीजिएगा C को, क्योंकि हमारे इन टर्म्स ऑफ EMU में ही उसने मास पूछ रखा है। अगर एक क्यू वैल्यू पूछ रखी है, उसने MEV में पूछा होता तो हम EMU इंटू सी स्क्वायर को 931.5 MEV से मल्टीप्लाई कर देते। सो अभी जितना भी आपको सॉल्व करके आएगा वो EMU की टर्म में आएगा,
ठीक है। तो एएमयू की टर्म में ये 2.33 इंटू, क्योंकि उसने पूछ रखा था कि क्यू वैल्यू बताइएगा डैश इंटू 10⁻³ ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक बताना था, तो ये 2.833 इंटू 10⁻³ एएमयू में पूछ रखा था, तो एएमयू में आपका ये आंसर होगा, राइट। तो आपके हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, 2 तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के निकाल लिए। बाइंडिंग एनर्जी आपको पता होना चाहिए, अगर न्यूक्लियस दे रखे थे तो हमने बाइंडिंग एनर्जी के लिए कुछ नहीं चेक किया, हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल हो चाहे ना हो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन तो वैसे बाइंडिंग एनर्जी के लिए चेक नहीं करेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही चेक करेंगे, ऑलराइट। उसके बाद देखिएगा कि हमने इसका बाइंडिंग एनर्जी का सेकंड क्वेश्चन भी किया था, जिसके इक्वल फ्रेगमेंट्स 2 में टूटे थे, 120 और 120 में, ठीक है। और अभी गेट का ये क्वेश्चन था, तो इसमें आपको न्यूक्लियाई भी दे रखे थे और पार्टिकल भी दे रखे थे। ऑल न्यूक्लियाई नहीं थे, अगर ऑल न्यूक्लियाई होते तो हम यहाँ पे लिख देते कि हमारा ऑलवेज वैलिड था, फॉर्मूला डायरेक्ट ही कर देते, ये सब चेक करने की जरूरत नहीं थी। पर यहाँ पे आपको पार्टिकल भी गिवन है, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेक करने होंगे। सो अभी देख लिया हमने कि यहाँ पे आपको हमारे तीनों इक्वल है बोथ साइड्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। सो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात नोट करिएगा, पहली बात तो न्यूक्लियाई गिवन नहीं थे, सो हमने चेक किया फॉर्मूला वैलिड था या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट स्टेप किया, फिर उसके बाद हमने किया कि हमारे जो मासेस थे, ठीक है, वो सभी जब इलेक्ट्रॉन का चेक किया था ना, प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मतलब क्या है, हमारा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम प्रोटॉन की जगह हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं 1H1 करके, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अगर आपको एएमयू में एक मासेस गिवन थे और एएमयू में ही आपको क्यू वैल्यू पूछी थी, तो क्यू वैल्यू को एएमयू इंटू सी स्क्वायर करके, जो वैल्यू यहाँ पे सी स्क्वायर आती थी ना यूनिट में, तो उसको सी को 1 करिएगा, ठीक है, और वही वैल्यू आपकी एएमयू में आ जाएगी, ठीक है, क्यू वैल्यू। उसके बाद देखिएगा, अगर आपको एमईवी में पूछा होता, तो एएमयू इंटू सी स्क्वायर की जगह आप लोग 931.5 एमईवी लिखते, तो वो आपकी क्यू वैल्यू इंटू ऑफ एमईवी आ जाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको ये रिएक्शन दे रखी थी कि प्रोटॉन लिथियम 3 न्यूक्लियस के साथ जब रिएक्ट किया, तो उसने हमें 2 अल्फा पार्टिकल दिए। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको क्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो आपको मासेस गिवन थे इन सभी न्यूक्लियाई के, और इसके प्रोटॉन का भी आपको मास गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमें नहीं पता कि हमारा ये क्यू वैल्यू का मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला वैलिड है या नहीं, इसलिए हमें चेक करेंगे। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेक करिएगा, तो 1 + 3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए, 2 न्यूक्लियस है ना, तो 2 × 2 4 ऐसे लिख लीजिए इसको, हीलियम 2 4 अगर नहीं पता चलता, ठीक है। तो कितने प्रोटॉन हुए, 2 + 2 करके 4 इक्वल हुए। न्यूट्रॉन देखिएगा, 0 + 7 - 3 कितना हुआ, 4, यहाँ पे 2 + 2 हुए 4, ठीक है ना, ये भी वैलिड हो गया। इलेक्ट्रॉन देखिएगा, आपको प्रोटॉन की जगह हमने बताया था कि हाइड्रोजन का 1H1 हाइड्रोजन लिख सकते हो आप लोग, तो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1, प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा ना, तो 3, और यहाँ पे कितना होगा 2 + 2, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वैलिड है। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला ये वैलिड है कि मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर करके निकाल लीजिए। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना था, मास ऑफ पी प्लस मास ऑफ लिथियम, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है, मास ऑफ हीलियम माइनस मास ऑफ हीलियम इनटू सी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे वैल्यूज आप लोग पुट करके, जितने भी मासेस गिवन होंगे, तो वो वैल्यूज निकाल के आप लोग पुट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, मास ऑफ प्रोटॉन था आपका 7.01 था, और ये था आपका इन टर्म्स ऑफ 4.00 था, और ये वैल्यूज थी आपकी मास ऑफ हीलियम की, मास ऑफ हीलियम की वैल्यू थी आपकी, लिथियम का था ये, यहाँ पे देखिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन था आपका 1.0078, मास ऑफ लिथियम है 7.01, मास ऑफ हीलियम है माइनस ऑफ 4.00 माइनस ऑफ 4.006, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर, इंटू एएमयू में सारे मासेस गिवन थे, इंटू सी स्क्वायर। तो वहाँ पे आपको गिवन था कि 1 एएमयू, इसमें क्वेश्चन में गिवन था कि 1 एएमयू इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू 930 एमईवी है। तो एएमयू इंटू सी स्क्वायर को हटा के आप लोग 930 एमईवी से मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि क्यू वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ एमईवी पूछ रखी है, इन टर्म्स ऑफ एमईवी पूछ रखी है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ एमईवी निकालिएगा, तो ये आपका 917.3 एमईवी हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिएगा ये ना दिसंबर 2019 में सीएसआईआर में पूछा था, उसने बाइंडिंग एनर्जी आपको दे रखी थी और टोटल एनर्जी पूछ रखा था कि बताइएगा कितनी होगी जब आपका फ्रेगमेंट्स पूरा न्यूक्लियस का फ्रेगमेंट्स आपके हाफ इक्वल फ्रेगमेंट्स में टूट जाए, पूरा न्यूक्लियस आपके 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स में टूट जाए। 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स में कैसे टूटेगा, ए बाई टू होगा और एटॉमिक नंबर भी हाफ हाफ होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चंस में हमने ए को तो ए बाई टू किया था, पर जेड को नहीं जेड बाई टू किया था, पर यहाँ पे किया क्योंकि हमें यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू गिवन है, तो ये जेड की जगह हम लोग जेड बाई टू निकालेंगे। कैसे निकालोगे आप लोग देखिएगा, जैसे कि बाइंडिंग एनर्जी आपको निकालनी है, तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए आपको हमने क्यू वैल्यू बताई थी, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितनी होगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई जेड बाई टू ए बाई टू। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ एनर्जी ऑफ आर जेड बाई टू ए बाई टू। ठीक है, माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स जेड ए, ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी होगी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे कि जैसे ये दोनों न्यूक्लियस है, ठीक है, तो जेड बाई टू ए बाई टू है, तो हम इसको मान ले, तो क्योंकि 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स में बने हैं, ठीक है, तो इसको 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स में बना गिवन है, तो हम इसको एक ही जैसे न्यूक्लियस मान लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि जेड और ए दोनों का सेम है, आर तो हम तब लेते थे ना कि हमें एटॉमिक नंबर नहीं पता था कि क्या था, अभी तो एटॉमिक नंबर भी सेम है, मास नंबर भी सेम है, इट मीन सेम वाला न्यूक्लियस बनेगा और यहाँ पे भी सेम वाला न्यूक्लियस बनेगा, तो 2 by हो गया ये हमारा। हम आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा, 2 ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई पार्टिकल माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स पार्टिकल। वाई पार्टिकल कौन सा होगा आपका, जेड बाई टू ए बाई टू करके, तो यहाँ पे वैल्यूज आप लोग पुट करिएगा कि जो बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ आपको दे रखी है ये वाली वैल्यूज, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी जेड बाई टू है तो यहाँ पे जेड है तो जेड बाई टू करिए, ए है तो ए बाई टू वैल्यू पुट करिए। तो पुट करिएगा आप लोगों को खुद से, हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यहाँ पे पुट करिए ए बाई टू अप माइनस एस ए बाई टू रेज टू पावर, यहाँ पे आ गई ए बाई टू रेज टू पावर 2/3। ठीक है, माइनस ऑफ ए सी जेड बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन ए बाई टू रेज टू पावर 1/3, और साथ में ये वाला 2 भी मल्टीप्लाई करते जाइएगा। ठीक है, और उसके बाद लिखिएगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए एन माइनस टू जेड है ना, एन माइनस जेड है ना, तो ए की वैल्यू की जगह ए की वैल्यू क्या होती है, एन माइनस जेड, तो एन की वैल्यू लिखिएगा ए प्लस जेड। ठीक है, ए और यहाँ पे आप लोग ना ए माइनस टू जेड आ जाएगा ना हमारा, देखिए ये एन की वैल्यू ए प्लस जेड होगी। एक सेकेंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे एन की वैल्यू आप लोग पुट करिएगा ए माइनस जेड। ठीक है, तो एन की वैल्यू पुट करोगे ए माइनस जेड, तो ए माइनस टू जेड हो गया ना यहाँ पे, ए माइनस टू जेड, तो ए की जगह पे ए बाई टू पुट करिएगा, ए बाई टू माइनस टू जेड की जगह पे जेड बाई टू पुट करिएगा और इसका होल स्क्वायर करिएगा अपॉन ए करिएगा, ये आपकी एनर्जी आ गई हमने हमारी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट करना है। अभी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऊपर लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे लिखिएगा इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए की है, तो ए के लिए तो ये सारी एनर्जी यही है, इसको इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली सेकंड इक्वेशन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा ये दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या बनेगा, तो पहले ये वाली वैल्यूज देखिए, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हुआ। ठीक है ना, इसको भी रेज कर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल हुआ हमारा, और उसके बाद और तो नहीं कुछ कैंसिल हो रहा, नहीं। ठीक है, अभी इसको आप लोग आगे लिखिएगा, कैसे लिखोगे देखिएगा, ये वाली हमारी ये नीचे इक्वेशन थी ना,
ये वाली सारी इक्वेशन हमने सेकंड वाली, ठीक है ना, ऊपर लिख दी, क्योंकि हमारा 2 ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स था, तो ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स था और ये हमारा ट्वाइस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई था। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ था, तो ए वी के नीचे हमने ए वी वाली टर्म लिख दी, ए एस के नीचे ए एस वाली टर्म, ए सी के नीचे ए सी वाली टर्म, ए के नीचे ए वाली टर्म, सो दैट आपको कैलकुलेट करने में इजी रहे, ठीक है। तो ये टर्म तो कैंसिल हो गई, देखिए ए वाली ए वी वाली, तो इसको तो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्या कैंसिल हो रहा है आपका, तो यहाँ पे देखिएगा ए एस ए रेस टू पावर 2/3 है ना, इसको कॉमन निकालिएगा, ए एस ए रेस टू पावर 2/3 कॉमन निकालिएगा, तो 2 इंटू माइनस ऑफ 2 इंटू 1/2 रेस टू पावर 2/3, ठीक है, प्लस 1, ये आपको कॉमन निकाल के आ गया। ए एस ए रेस टू पावर 2/3 कॉमन निकाला, यहाँ पे 1 बचा, ए एस ए रेस टू पावर 2/3 कॉमन निकाला, तो 2/2 रेस टू पावर 2/3 बचा माइनस में। उसके बाद ये वाली टर्म भी सॉल्व होगी हमारी, इसको भी हम इरेज कर देते हैं, साथ के साथ हम इरेज करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट टर्म में, ए सी वाली टर्म में देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए आपकी टर्म कौन सी होगी, तो यहाँ पे देखिएगा माइनस ऑफ ए सी जेड स्क्र अपॉन ए रेस टू पावर 1/3 कॉमन निकालिएगा, ठीक है, ए सी जेड स्क्र अपॉन ए रेस टू पावर 1/3, तो यहाँ पे तो प्लस 1 बचा, यहाँ पे क्या बची टर्म, माइनस तो कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे प्लस कॉमन निकाल लीजिए चाहे, ठीक है, तो -1 बचा हमारा यहाँ +1 बचा, ठीक है, माइनस ऑफ 2 ए सी बाहर निकाल लिया और जेड स्क्र भी बाहर निकाल लिया, तो 1/4 बचा, ठीक है, इंटू अपॉन, ठीक है, यहाँ पे a/2 हमने निकाला कॉमन, ध्यान से देखिएगा आप लोग कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो यहाँ पे आप लोग कैलकुलेशन करने में कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, तो a रेस टू पावर 1/3 कॉमन निकाल लिया, तो 1/2 रेस टू पावर 1/3 रह गया हमारा, ठीक है, इसको भी रेस कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको रेस करने के बाद उसके बाद ए वाली टर्म बची ना, तो यहाँ पे भी ए वाली टर्म निकाल लीजिए आप लोग, प्लस ऑफ ए माइनस 2z होल स्क्वायर अपॉन ए कॉमन निकालिएगा, ये तो हमारी टर्म +1 हो गई, तो यहाँ पे क्या बचा, 2a बचा, ठीक है। तो आगे देखिएगा कैसे करोगे आप लोग, तो यहाँ पे देखिएगा आपकी ये टर्म ना मतलब कैंसिल हो गई है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ए एस ए रेस टू पावर 2/3 इसको ऊपर लेकर जाओगे तो ये वाली टर्म बनेगी, और ये 1/2 बचा, 1/2 इंटू अपॉन 1/2 रेस टू पावर 1/3, और ये वाली -2/3 हो जाएगी, ये ऑप्शन बी या बी से मैच कर रहा था, ठीक है। तो आपका यहाँ तक क्यू वैल्यू का हाफ सेक्शन हो गया। क्यू वैल्यू हमने काइनेटिक एनर्जी वाली अभी बची है हमारे, मासेस ऑफ क्यू वैल्यू हमने निकालना सीख लिया और बाइंडिंग एनर्जी का निकालना सीख लिया। बाइंडिंग एनर्जी पर निकलने दे रखा था, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट कब लगेगा, न्यूक्लियर मासेस न्यूक्लियर गिवन हो तो ऑलवेज वैलिड है, अगर नहीं गिवन हो तो एटॉमिक मासेस के टर्म्स में निकाल के हमको चेक करना होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है तो हम वैलिड होगा, अगर नहीं है तो इक्वल, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। पर हमारा काइनेटिक एनर्जी वाली क्यू वैल्यू हमारी ऑलवेज वैलिड होगी, पर हमारा बाइंडिंग एनर्जी में हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन चेक करने होंगे, तो इसके लिए हमने बोला था कि आपको बीटा डीके में बाइंडिंग एनर्जी आपको कन्वर्ट करना सिखाएंगे, कैसे करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हमने ये कैसे आप लोग बाइंडिंग एनर्जी कन्वर्ट करोगे वो करेंगे। क्यू वैल्यू का सेकंड पार्ट है, ये आपका क्यू वैल्यू का फर्स्ट पार्ट हो गया। होप सो आपको समझ में आया होगा। ये 5 के 5 क्वेश्चन अपने हाथ से करिएगा, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, ठीक है। तो कैलकुलेशन में भी आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कंसेप्ट के साथ साथ, ठीक है। फिर होप सो अपना ध्यान रखिएगा और मेहनत करते रहिएगा, आपको हम यहाँ पे सारा कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। फिर ओके बाय, पेशेंस रखिएगा, पेशेंस से आप लोग लेक्चर सुनते रहिएगा और करते रहिएगा। कोई भी आपको एग्ज़ाम में कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से आपको बाहर पूछा जाए, ठीक है। ओके फिर ठीक है, ध्यान रखिएगा।